नमस्कार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है उसको कम्युनिकेशंस जो है कब कंप्लीट हो जाती है। अब जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किया है उसको रिवोक कब किया जा सकता है। सेक्शन 5 इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 5 को समझने से पहले सेक्शन 4 को मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या कहता था सेक्शन 4 ये कहता था कि जो प्रपोजल की देखो प्रपोजल जो किया जाता था, प्रपोजल का कम्युनिकेशंस और कब कंप्लीट हो जाता है। ए ने बी को प्रपोज किया और जैसे ही ये बी की नॉलेज में आ जाता है तो प्रपोजल कंप्लीट हो गया। अब एक्सेप्टेंस की बात आ रही है। एक एंगेस्ट कब लागू हो जाता है, जब बी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऐसे कर देता है कि बी की पावर के बाहर हो जाता है। जैसे ही बी की पावर के बाहर हो जाए तो एक एंगेस्ट लागू हो जाएगा। और बी का एंगेस्ट कब लागू हो जाता है, जब वह ए की नॉलेज में आ जाता है, यानी कि ए के पास पहुंच जाता है। जैसे कि ए ने बी को ऑफर किया, बी ने उसको बाई पोस्ट एक्सेप्ट किया। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में डाला लेटर को, एक्सेप्टेंस का जो लेटर था पोस्ट ऑफिस में डाला, डालते के साथ ही वो एक एंगेस्ट लागू हो गया। क्लियर है। बी का एंगेस्ट कब लागू हुआ, एक्सेप्टेंस जैसे ही ए की नॉलेज में आ गया। क्लियर है। अब देखो सेक्शन 5 ये बताता है कि कब इसको रिवोक किया जा सकता है। फर्स्ट इसका ये कहता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये कहता है ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड at any time before the communications it acceptance is complete as against the proposal but not afterward। क्लियर। देखो ये इसके अंदर फोर्थ वर्ड है क्लियर। प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस कम जो है कंप्लीट नहीं होना चाहिए किसके अगेंस्ट, प्रपोजल के। अगर प्रपोजल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस लागू होने से पहले ए अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। एग्जाम्पल, ए ने क्या किया, ए ने बी को क्या किया, प्रपोजल किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट कैसे कर लिया, उसको एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रपोजल ए ने बी को किया था, बी जो है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले ए उसको कभी भी रिवोक कर सकता है। यानी कि जैसे ही बी एक्सेप्ट कर लेता है तो बी उसको ए उसको प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता है। क्लियर है। यानी कि जैसे ही ए के अगेंस्ट कैसे हो जाता है, जैसे बाई लेटर करते हैं तो ए उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके उसको बाई पोस्ट कर देता है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में डलता है तो ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस लागू हो जाती है। तो ए उसको पोस्ट ऑफिस में डालने के बाद रिवोक नहीं कर सकता। एट द टाइम जब वो पोस्ट ऑफिस में डाल रहा था उस टाइम तक वो उसको अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता था। क्लियर है। कौन, ए की बात आई प्रपोजल की। यहाँ पे प्रपोजल की बात आई है। प्रपोजल कब रिवोक किया जा सकता है। सेकंड पार्ट इसका ये बताता है कि एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। देखो यहाँ पे एक्सेप्टर की बात आ रही है। एक्सेप्टर जो है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कब किया जा सकता है, जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस भी एक्सेप्टर के अगेंस्ट लागू हो जाती है, उससे पहले, नोट आफ्टरवर्ड। क्लियर है। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ इसका भी मैं आपको कैसे कैसे करता है। ए ने बी को ए बी को प्रपोजल किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक अगेंस्ट लागू होगा। अब ए अपने प्रपोजल को तो रिवोक कर नहीं सकता था। अब बी की बात चल रही है। बी अपने जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक करना चाहता है। कब कर सकता है, जैसे ही इसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस जो है ए की नॉलेज में नहीं आई अभी तक, कि ए ने जो है एक्सेप्ट कर लिया, ए के पास ये कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं हुआ किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, ए को इसकी नॉलेज नहीं है, तो बी जो है उसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। यानी कि बी के अगेंस्ट कम्युनिकेशंस लागू नहीं होना चाहिए, उससे पहले उसको रिवोक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को प्रपोजल किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, ए अब अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता, अब बी रिवोक कर सकता है। लेकिन बी ने जैसे ही उसको पोस्ट ऑफिस में डाला तब तक वो रिवोक कर सकता है अदर्स कम्युनिकेशंस द्वारा जो इससे स्पीड वाली हो। और जैसे ही ए के पास जो पोस्ट ऑफिस किया था लेटर पहुंच जाता है ए के पास,
अब वह बी का अगेंस्ट लागू होगा। बी अपने प्रपोजल को, जो बी है उसने जो प्रपोजल पे अपने एक्सेप्टेंस किया अब उसको रिवोक नहीं कर सकता है। देखो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं दो इसकी, इसके द्वारा और क्लियर हो जाएगा आपका ये क्या कहता है। देखो ए प्रपोज बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट सेल हिज हाउस टू बी। क्लियर है। ए जो है बाय बाय लेटर बाय पोस्ट सेल करता है अपना हाउस बी को। अब यहाँ पे ए और बी की बात चल रही है। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए उसको जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट करता है। अब ए कब इसको रिवोक कर सकता है, जैसे ही बी देखो बी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता है, यानी कि ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस वाली। ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर या एट द मोमेंट बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड। क्लियर है। ए जैसे ही बी का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर रहा है बाई पोस्ट द्वारा, जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में डालता है उस टाइम तक ए अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। क्लियर है। यह जो सेकंड पॉइंट इसका ये कहता है बी। देखो अब एक्सेप्टेंस उसकी बात हुई थी प्रपोजल की, अब एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, अब बी की बात हो रही है। बी कर सकता है। बी मे रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। बी ने तो एक्सेप्टेंस दी है एट एनी टाइम बिफोर या एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीच्ड। रिच होता है किसके पास, ए के पास, बट नॉट आफ्टरवर्ड। ए ने बी का प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर लिया, उसको बाय लेटर पोस्ट भी कर दिया, लेकिन ए के पास लेटर पहुंचने से पहले बी चाहे तो अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकता है। कब, ए के पास वो लेटर पहुंचना नहीं चाहिए। अगर उससे पहले पहुंचने से पहले किसी और कम्युनिकेशन स्पीडी वाली कम्युनिकेशन द्वारा ए अपने जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकता है, लेकिन जैसे ही लेटर ए के पास पहुंच जाता है तो बी अपनी जो है एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब सेकंड देखो क्या कहता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है रिवोक। सेक्शन 5 ये बताता है कब किया जा सकता है रिवोक। अब सेक्शन 6 ये बताता है हमें कि जो रिवोक है वो कैसे किया जा सकता है। अब देखो क्या कहता है, क्या कहता है सेक्शन 6। ए प्रपोजल इज रिवोक्ड। जो प्रपोजल है, प्रपोजल की बात चल रही है यहाँ पे, रिवोक कैसे होता है, बाय द कम्युनिकेशंस ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशंस बाय प्रपोजल टू अदर पार्टी। क्लियर है। देखो सेक्शन 6 समझने से पहले सेक्शन 5 क्लियर हो जाना चाहिए। सेक्शन 5 जो है हमें ये बताता है कि हम रिवोक कब कर सकते हैं, उसी की उसमें हम सेक्शन 6 को पढ़ते हैं कि हम उसको रिवोक कब कर सकते हैं। अगर हम उसको रिवोक कर सकते हैं सेक्शन 5 के अंदर, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कैसे करेंगे, तब सेक्शन 6 देखते हैं। अगर हम उसको रिवोक नहीं कर सकते तो सेक्शन 5 नहीं देख सकते हैं, 6 नहीं देख सकते, सॉरी। तो क्या देखते हैं, देखो सेक्शन जो है ये पहला पार्ट इसका ये कहता है ए ने बी को क्या किया, प्रपोजल किया, और ए ने इसको क्या किया, ए तो कर रहा है अपने प्रपोजल को रिवोक। ए ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं दी है, उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, सेंड नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल। तो ए अपने जो है बी ए के पास कम्युनिकेशंस करेगा इस चीज़ के लिए कि मैं अपने प्रपोजल को नोटिस दोबारा भेजेगा कि अपने प्रपोजल को मैं रिवोक कर रहा हूँ, उसका एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिवोक कर रहा हूँ, मैं कोई प्रपोजल नहीं करना चाहता हूँ आपसे। क्लियर। मैं कोई डील नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो प्रपोजल था मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसने बी को डायरेक्ट कम्युनिकेशंस कर लिया। क्लियर है। पहला पॉइंट तो ये है, यानी कि ए द्वारा जो प्रपोजल किया गया है वो बी द्वारा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, उसके एक्सेप्ट से पहले ए उसको कम्युनिकेशन द्वारा बिल्कुल कैंसिल कर देगा। सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। क्या किसकी बात हो रही है, टाइम, टाइम की बात चल रही है यहाँ पे। टाइम क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। अगर प्रपोजल में कोई टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया है फॉर इट एक्सेप्टेंस, कोई प्रपोजल किया है उसके एक्सेप्टेंस के लिए कोई टाइम डिसाइडेड कर दिया गया है,
तो उस वो जो डिसाइड किया गया था कि आपको इतने टाइम तक ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर दिया, तो वो उसका जैसे ही वो टाइम ओवर हो जाता है तो वो प्रपोजल जो है रिवोक हो जाता है। क्लियर है। इफ़ नो टाइम, अगर कोई टाइम ही नहीं दिया गया है प्रिस्क्राइब बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल, तब क्या होगा, रीजनेबल टाइम होना चाहिए विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। कोई भी जो है टाइम नहीं दिया गया है तो तब रीजनेबल टाइम होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशंस नहीं किया गया है एक्सेप्टेंस का, तब वह रिवोक हो जाता है। जैसे कि ए ने बी को प्रपोजल किया था, कैसे, कि मैं आपको जो हूँ अपना एक स्कूटर सेल कर रहा हूँ। क्लियर है। कितना, 10,000। उसने कहा कि आप जो है इसको क्या करना है, 5 अक्टूबर तक, कितने तक, 15 अक्टूबर तक। अब ये 15 अक्टूबर तक इसको क्या कर रहा है, रिवोक करना चाहता है। देखो ये ए ने बी को अपना स्कूटर सेल किया और टाइम दिया 10 अक्टूबर को, कम्युनिकेशंस किया कि आप 15 अक्टूबर तक मेरा जो है स्कूटर एक्सेप्ट कर लो कि आप इसको ख़रीदना चाहते हो नहीं चाहते हो, प्रपोजल किया। और 15 अक्टूबर तक क्या किया इसने, बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये टाइम निकल गया। जैसे ही टाइम निकल जाता है तो प्रपोजल रिवोक हो जाता है, क्योंकि बी ने इस टाइम तक इसको क्या नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, या रीजनेबल टाइम, जैसे कि 1 मंथ या कुछ भी हो सकता है, जो ट्रेड की कस्टम्स कहते हैं, जो भी उनकी हो तो उसी के हिसाब से चल जाता है, जो भी टाइम डिसाइडेड हो। और थर्ड पॉइंट ये कहता है हमें, क्या कहता है थर्ड पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं। बाय द फेलर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशंस प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस, यदि प्रपोजर जो होता उसने कोई कंडीशंस लगाई है कि आपको एक्सेप्टेंस से पहले ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, और जो है जो एक्सेप्टेंस करने वाला होता है, जो एक्सेप्टर होता है, वो उसको फुलफिल नहीं करता है, तो वो क्या होता है, वो प्रपोजल रिवोक हो जाता है। कैसे हो जाता है, ए ने बी को ऑफर किया, क्लियर है, आप मेरा ये एक्सेप्टेंस कर लो, मैं अपना हाउस जो है 10 लाख रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। और क्या क्या ये कंडीशंस लगाई कि आपको जो है इस एक्सेप्टेंस तो मैं आपके कर लूँगा, लेकिन आपको जो है इसका 10% मुझे कैश देना होगा एट द टाइम एक्सेप्टेंस के। और जो है बी उसको क्या करता है, एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन उसको जो है 10% इसका कैश नहीं करता है एट द टाइम एक्सेप्टेंस के। तो क्या होएगा, ये रिवोक हो जाएगा, क्योंकि इसने कंडीशन फुलफिल नहीं किया जो प्रपोजल ने लगाई गई थी। क्लियर है। देखो इसका जो फोर्थ पॉइंट है, ये कहता है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जो प्रपोजर है उसको क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गया है वो। क्लियर है। तो इफ़ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस, ए ने बी को कोई प्रपोजल किया और इसी दौरान बीच में ए बी द्वारा एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करने से पहले ए की या तो डेथ हो गई या ए क्या कैसा हो गया, वो इंसैनिटी हो गया। तो बी को इसकी नॉलेज होना चाहिए, क्या कब होनी चाहिए, एक्सेप्ट करने से पहले। ये यदि बी को ये नॉलेज है कि वो या तो उसकी डेथ हो गई है या इंसैनिटी हो गया है, तो तब वो जो है उसको प्रपोजल जो है रिवोक हो जाता है। अगर बी को नॉलेज नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेता तो वो वैलिड हो जाता है। क्लियर है। यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले क्या होना चाहिए, बी को नॉलेज हो जानी चाहिए एट द टाइम एक्सेप्टेंस के। जब तक वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ये पता रहना चाहिए कि जो ए ने मुझसे कम्युनिकेशंस किया था प्रपोजल का, अब वह या तो डेथ हो गई उसकी या वो क्या हो गया, इनकैपेबल हो गया है कांटेक्ट करने के लिए। क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज़ देखते हैं। क्लियर हो गई हमारे फिफ्थ और सिक्स सेक्शन क्लियर हो गया। फिर अब सेवन्थ क्या कहता है, सेक्शन सेवन्थ हमें बताता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सोल्यूट। क्लियर है। देखो सेक्शन सिक्स हमें बताया कि कैसे उसका रिवोक होता है, और सेक्शन सेवन हमें ये बताता है कि जो प्रपोजल किया गया है वो कैसे होना चाहिए। वो देखो क्या क्या कंडीशंस लगाई है, इसमें 2 कंडीशन लगाई हुई है, इसको देख लेते हैं एक बार।
इन द ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रोमिस। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रपोजल जो है जब एक्सेप्ट होता है वह तभी प्रोमिस बनता है। उसको प्रोमिस बनने के लिए क्या क्या कंडीशन लगाई। ए ने कोई प्रपोजल किया बी से, अब बी को क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि कोई कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए। जैसे ए ने कहा बी को, अब बी को ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ए ने बी को कहा कि मैं 10,000 में अपना एक स्कूटर आपको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अब बी ने कहा मैं तो ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके आपको कितने दूंगा, 8,000 रुपीज़ दूंगा। बी ने वापस क्या किया, ए का जो ऑफ़र था उस ऑफ़र को छोड़ के कहा कि 10 में नहीं 8 में। तो ये क्या हो गया, ये काउंटर ऑफ़र हो गया। कैसा ऑफ़र हुआ है, काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र में क्या होता है, जो पहले वाला जो ऑफ़र होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब भी उसको जैसे ही बी ने ए को ऑफ़र दिया कि मैं तो इसको 8,000 में ले सकता हूँ, और जो है ए कहने लगा नहीं मैं नहीं लूँगा 8 में। तो जैसे ही बी ने ए को 8 का ऑफ़र दिया तो अभी बी भी इसको 10 पे नहीं ले सकता। इनको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ए को ऑफ़र देना होगा, बी को एक्सेप्ट करना होगा, या बी को ऑफ़र देना होगा, ए को एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर है, ये काउंटर ऑफ़र होता है। काउंटर ऑफ़र में पहला ऑफ़र रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर है। यही सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है इसका। सेकंड पॉइंट ये कहता है बी एक्सप्रेस्ड जो है इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। कैसा होना चाहिए, कोई रीजनेबल मैनर होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर सेकंड देखो उसका ये क्या कहता है, या तो उसको रीजनेबल कोई मैनर होना चाहिए, या जो प्रपोजर होता है वो कोई कंडीशंस लगाता था कि कैसे इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि देखो कैसे कहता है, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर। उसने कोई डिसाइड कर दिया है मैनर कि आपको इस तरह ये प्रपोज एक्सेप्ट करना है, विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist his proposal shall be accepted in the prescribed manner not otherwise। देखो क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ। बट ही फेल टू डू सो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। पहली कंडीशंस ये थी, इसने क्या कंडीशंस लगाई कि आपको है रीजनेबल टाइम द्वारा, ये रीजनेबल मैनर है उसको वैसा आपको एक्सेप्ट करना है। कोई भी वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस करने के कोई कस्टम्स बने हुए हैं ट्रेड द्वारा तो वे चल सकते हैं। या फिर प्रपोजल ने कोई एक्स्ट्रा ये लगा दी कि आपको ऐसे ऐसे करके ये कंडीशंस लगाई है कि आपको इस तरह ये एक्सेप्ट करना है, कोई मैनर बताया, और बी ए के प्रपोजल को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे बी ए ने बताया है, और बी जो है उसको अदर्स तरीके से एक्सेप्ट करता है। तो रीजनेबल टाइम के अंदर ए को बी को बताना होगा कि जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, और नहीं करोगे तो क्या होएगा, मैं इसको ये माना नहीं जाएगा। लेकिन यदि ए इस चीज़ को कम्युनिकेशंस नहीं करता है कि आपको ऐसे एक्सेप्ट करना है, बी ने दूसरे तरीके से एक्सेप्ट किया है, बी ए नहीं कहता है उससे दोबारा कि आपको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ए ने जो है जो एक्सेप्ट किया है बी ने वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो ए है जो इस तरह उससे कम्युनिकेशंस नहीं करता है रीजनेबल टाइम में, तो ये क्या कहलाता है, ये एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, यानी कि ए जो है एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है भाई जैसे आपने कर लिया मैं उसको मान रहा हूँ, ये मान लिया जाएगा। नहीं तो उसको बताना होगा भी ऐसे आपको ये करना है। क्लियर है। और इसका सेक्शन 8 है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। सेक्शन 8 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशंस। देखो एक्सेप्टेंस कैसे होता है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया था। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो है एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो जाता है। देखो क्या होता है, ए ने कोई कंडीशंस लगाई है, ए ने कोई कंडीशंस लगाई है कि आपको ये एक्सेप्टेंस इस तरह करना है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल। जो प्रपोजल में उसकी कंडीशन लगाई गई है उनको क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है बी ने।
तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है। और यह क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द एनी कंसिडरेशंस फॉर द रिसिप्रोकल प्रोमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल। यदि प्रपोजल के साथ कोई कंसिडरेशंस दिया गया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है भी, तो तब भी वो क्या माना जाएगा, वो तब भी ये माना जाएगा कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है। देखो कैसे, इन्हें कहा कि आप जो है मेरे यहाँ काम करोगे, मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूँगा, ये मेरा काम करने के लिए, फर्नीचर का काम करना है आपको। तो बी ने क्या किया, उसके लिए इसके साथ ए ने जो है ऑफर भी दिया और उसको 10,000 रुपये भी। ये बी ने क्या कर लिया, 10,000 रुपये यूज कर लिए। क्लियर है। इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, रिसिप्रोकल प्रोमिस में ये बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है। ये चीज़ मान ली जाती है। या इसने बताया कि आप जो ये काम करो, बी ने स्टार्ट कर दिया है तो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है उसकी, और ये भी एक्सेप्ट मान लिया जाता है। अब देखो सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 जो है हमें ये बताता है प्रोमिस एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। प्रोमिस जो होता है या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे होता है, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड। कैसा हुआ, यदि वो वर्ड द्वारा हुआ है। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, कैसा हुआ, एक्सप्रेस इज वर्ड, तो वह एक्सप्रेस कहलाता है। और इम्प्लाइड कब होता है, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। यदि वह वर्डो द्वारा हुआ तो कैसा हुआ, एक्सप्रेस कहलाएगा। इफ इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड। अब वर्डों से अलग किया गया है वो, तो कैसा कहलाया जाता है, वो कहलाता है इम्प्लाइड। देखो कैसे, ए ने बी को ऑफर किया, अब बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। इसने कहा कि मैं आपको ये स्कूटर सेल कर रहा हूँ और आप जो है इसको 10,000 में ख़रीदने के लिए रेडी हो। बी ने कहा येस आई एम रेडी। तो ये क्या होगा, प्रोमिस हो गया। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात क्या आई, इसमें सेकंड पॉइंट ये आया इम्प्लाइड कैसे होता है। ए ने बी को क्या किया, कहा कि मैं अपना स्कूटर जो है 10,000 में आपको सेल कर रहा हूँ, ये स्कूटर बताओ आप लेना चाहते हो। इन्हें कहा, इसने स्कूटर भी सेंड कर दिया। ए ने क्या किया, बी ने ए के प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट नहीं किया है ना डिनाई किया, और ए के स्कूटर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ए ने बी ने ए के स्कूटर को यूज करना स्टार्ट किया, तो ये यानी कि उसको एक्सेप्ट किया ना स्कूटर को, तो ये क्या हुआ, ये इम्प्लाइड उसकी कंसेंट थी और तब यह प्रोमिस बन गया। या तो एक्सप्रेस होता है या इम्प्लाइड। क्लियर है, दो तरह से बन गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रपोजल होते हैं, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो जाते हैं तो उसके लिए जो पार्टी की कंसेंट होती है वो कब फ्री होती है और कंसेंट कैसे बनती है, और कंसेंट होने के लिए, फ्री कंसेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।